अब देखो लास्ट क्लास में हमने यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक स्टार्ट किया था, है ना, और वहां पे हमने बात किया था कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम फर्दर क्लासिफाई किया था 3 पार्ट में। एक हमारी थी फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी थी वहां पे हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज, तीसरी थी वहां पे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फिर बाद में हमने देखा था किस तरह से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज के फॉर्मूले निकालते हैं। साथ में हमने बात करी थी वहां पे जो भी यूनिट एंड डायमेंशन है उसके वहां पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज और रूल की बात करी थी। क्लियर इतना? अब आज हम बात करेंगे यूजेस ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन के। हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते क्यों हैं, तो उसके रीजंस क्या हैं या उसके यूजेस क्या हैं। तो नेक्स्ट वहां पे हेडिंग डालो, वहां पे यूजेस ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। तो नेक्स्ट वहां पे हेडिंग डालो यूजेस ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। यूजेस ऑफ यूनिट एंड डायमेंशंस। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन के यूजेस क्या है। अब सबसे पहला जो यूज है यूनिट एंड डायमेंशन का वो लिखो वहां पे, और सबसे पहले लिखो, फिर वहां पे मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं। तो जो फर्स्ट यूज है यूनिट एंड डायमेंशन का वो हेडिंग डालो वहां पे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। तो पहला जो यूज है उसमें लिखो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। अब इसमें लिखो वहां पे, इफ द डायमेंशंस ऑफ द LHS एंड RHS आर सेम, if the dimensions of LHS and RHS are same, then we can say that this equation is at least dimensionally correct. So this equation may be correct. But if dimensions of LHS and RHS is not same, then the equation is not even dimensionally correct. क्लियर? तो जो पहला यूज आता है यूनिट एंड डायमेंशन का वो आता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला या टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। अब मैंने तुमसे क्या बोला कि मान लो अगर मैं बोलता हूं कि एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। हमारे पास एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। पार्टिकल का मास m है, पार्टिकल की वेलोसिटी v है, पार्टिकल किस पे मूव कर रहा है, r रेडियस पे। तो जब ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो इस पार्टिकल के ऊपर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस पार्टिकल के ऊपर वहां पे लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन अभी तो हमने पढ़ी नहीं है। अब मान लो मैं आप तुमसे बोलता हूं कि जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी इक्वेशन होती है mv/r। क्लियर? अभी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं किया है। क्लियर इतना? अब मैं तुमसे अगर बोलता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv/r, तो हम कैसे बोलें कि ये फॉर्मूला सही है या फिर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिर ये इक्वेशन क्या है, इनकरेक्ट है। तो कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट होगी तो प्रॉपर्टी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशन वहां पे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा हूं फोर्स की, तो फोर्स को क्या लिख सकते हो, फोर्स को लिख सकते हो mlt-2। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन तो हो गया mlt-2, राइट हैंड साइड जाओगे मास का m, जो वेलोसिटी थी वेलोसिटी का क्या होता है lt-1, r क्या है, एक तरह की लेंथ। तो इक्वेशन आ गई यहां पे mt-1 और यहां पे इक्वेशन आ गई mlt-2। तो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ध्यान ना, ये फॉर्मूला है कि नहीं है वो तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है या फिर ये इक्वेशन इनकरेक्ट है। अब मान लो मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इनफैक्ट होता है mv²/r। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, फिर से हम चेक करते हैं डायमेंशन, तो क्या लिखोगे mlt-2
मास का m, वेलोसिटी का l t माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया l। तो अब इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी, अब इक्वेशन निकल के आ जाएगी m l t माइनस 2। समझ में? तो जो डायमेंशंस हमारे लेफ्ट हैंड साइड के हैं वही डायमेंशंस हमारे क्या है, राइट हैंड साइड के हैं। तो हम ये बोलेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ये फॉर्मूला होगा या नहीं होगा वो हमें नहीं मालूम। हो सकता है ये फॉर्मूला होता हो सकता है ये फॉर्मूला नहीं हो, कि फॉर्मूला तो हम डिराइव करेंगे तब समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला है कि नहीं है। पर हम ये जरूर बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशन वहां पे क्या हो गए, मैच कर रहे हैं। क्लियर इसमें? और इसी में एक क्वेश्चन लिखो जरा। ये समझ में मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर LHS और RHS सेम है, अगर LHS और RHS सेम है तो हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ऐसा फॉर्मूला होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि जब इस फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा या नहीं बनेगा। क्लियर है ना? तो अब लिखो यहां पे क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन लिखो वहां पे, चेक वेदर दिस इक्वेशन में बी करेक्ट और नॉट। तो हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है प्रेशर की। प्रेशर का फॉर्मूला दिया हुआ है 3f v² अपॉन पाई स्क्वायर टी स्क्वायर x। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर, F फोर्स, V वेलोसिटी, T टाइम और X डिस्टेंस। हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिर डायमेंशनली इनकरेक्ट है। दो चीजें बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला? हम केवल ये पता लगा सकते हैं कि ये इक्वेशन सही है कि गलत है, केवल ये पता चलता है, लेकिन हम कभी ये नहीं बोल पाएंगे कि हाँ यही फॉर्मूला है। क्लियर हुआ? हम फॉर्मूले के बारे में कुछ नहीं बोल सकते कि ये फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन हम एटलीस्ट ये जरूर बोल पाएंगे कि ये रिलेशन सही है, क्योंकि LHS और RHS के डायमेंशन क्या है, सेम है। क्लियर है ना? अब जैसे देखो यहां पे अगर चेक करोगे, लास्ट क्लास में याद करो प्रेशर को हमने क्या डिफाइन किया था? प्रेशर को हमने डिफाइन किया था फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स था mlt माइनस 2 अपॉन l स्क्वायर। तो चेक करो ml माइनस 1 t माइनस 2। देखो यही प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला था कि नहीं था? प्रेशर को हमने लिखा था वहां पे फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का था mlt माइनस 2, एरिया का l स्क्वायर। तो चेक करो यही है कि नहीं वहां पे? तो प्रेशर का तो इतना हो गया। अच्छा 3 वहां पे मैथमेटिकल कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर मैथमेटिकल कांस्टेंट है। और लास्ट क्लास में क्या लिखवाया था कि मैथमेटिकल कांस्टेंट है तो वो डायमेंशन लेस होगा, तो उसको हम लिखेंगे 1। फोर्स का mlt माइनस 2, वेलोसिटी का lt माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू l। एक l क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब इक्वेशन क्या बन गई, m l स्क्वायर, ये हो जाएगा t टू दी पावर माइनस 2, t टू दी पावर क्या हो गया माइनस 2, t टू पावर माइनस 4, उधर जाके क्या हो गया t टू दी पावर माइनस 6। देखो है कि नहीं है? तो अब तुम क्या बोलोगे, ml माइनस 1 t माइनस 2। अब चेक करके बताओ जरा, ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस मैच नहीं हो रहे, तो हम बोलेंगे ये इक्वेशन हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर है? तो जैसे मैं देखो एक और क्वेश्चन बोलता हूं पे, कई बार देखा होगा कि जब हम हाईवे पे या रोड पे जाते हैं और जैसे ही रोड पे टर्न आता है, जैसे ही रोड पे टर्न आता है तो जो भी मोटरसाइकिलिस्ट होता है वो बेंड करता है। समझ में नहीं समझ में? जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि ये मेरी रोड है, ऐसी रोड आ रही है और रोड में यहां पे इस तरह टर्न आ गया। अब जैसे ही रोड में इस तरह टर्न आता है तो अगर ये मोटरसाइकिलिस्ट ऐसे जा रहा है तो मोटरसाइकिलिस्ट ऐसा क्या होता है, टिल्ट करता है। तो जब ये मोटरसाइकिलिस्ट वहां पे टिल्ट करेगा तो ये मोटरसाइकिलिस्ट उस पाथ को नेगोशिएट करने के लिए वर्टिकल से थीटा एंगल पे क्या होता है, टिल्ट करता है।
अब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है v²/rg, तो अब तुम क्या बोलोगे? ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिर डायमेंशनली इनकरेक्ट है? तो अब क्या बोलोगे? लास्ट क्लास में लिखवाया था टेन थीटा डायमेंशनलेस होता है। वेलोसिटी का LT-1 का होल स्क्वायर, r क्या हो गया? लेंथ, और g जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को लिखते हैं हम LT-2। तो अगले स्टेप में क्या होगा? T-2 कैंसिल आउट होगा, L स्क्वायर भी कैंसिल आउट होगा, तो इक्वेशन क्या निकल के आ गई? जो LHS है वही RHS है, तो हम बोलेंगे ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम केवल इतना बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब ऐसा फॉर्मूला होगा या नहीं होगा वो तो हमें डिराइव करके देखना पड़ेगा कि बताओ इस इक्वेशन में अगर मैं इंटरचेंज कर दूं ऊपर नीचे, तो अब इक्वेशन बन जाएगी rg/v²। इसमें भी अगर हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी क्या करेगी? कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो ये फॉर्मूला होगा या ये फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम केवल इतना बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन मेरी डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। क्लियर इतना? फिर लिखो वहां पे। अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि हम क्या कर सकते हैं? कोई भी इक्वेशन की करेक्टनेस वहां पे क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लो हम एग्जाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब एग्जाम में क्या है, फिजिक्स का कुछ पर्टिकुलर सिलेबस है कि भाई 11th के कुछ टॉपिक हैं, 12th के कुछ टॉपिक हैं, और इन्हीं टॉपिक से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम का कुछ प्री डिफाइंड क्या होता है? सिलेबस होता है कि भाई मैकेनिक्स है, वेव्स है, साउंड है, इलेक्ट्रोस्टैट है, लाइट है, इनमें से ही कोई क्वेश्चन आएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि क्वेश्चन में एक ऐसा फॉर्मूला पूछ लिया जाता है जिसके बारे में हमने पढ़ाई नहीं है सिलेबस में। क्लियर? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम ऐसा बोल सकते हैं कि समटाइम्स अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन विच इज बियॉन्ड अवर सिलेबस। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में कोई ऐसा फॉर्मूला पूछ लिया जाता है जो हमारे सिलेबस के बाहर होता है। अगर कभी ऐसा होगा तो ध्यान रखना है कि वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यूनिट एंड डायमेंशन पे क्या है? बेस्ड है। क्योंकि जो भी सही फॉर्मूला होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? मैच कर जाएंगे। क्लियर इतना? तो अब लिखो वहां पे क्वेश्चन जरा इसी प्रॉपर्टी पे, और लिखना है तो इस पॉइंट को लिख भी लो। पॉइंट को मैंने क्या बोला? समटाइम्स अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, समटाइम्स अ क्वेश्चन इज आस्क्ड विच इज बियॉन्ड आवर सिलेबस, देन सर्टेनली इट मस्ट बी द क्वेश्चन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे लिखो वहां पे, अब बूमरंग हैज मास m। बूमरंग जो होता है वो एक पार्टिकल होता है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अब बूमरंग हैज मास m, सरफेस एरिया a, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, एंड इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन एयर ऑफ डेंसिटी rho, द रेजिस्टिव फोर्स ऑन इट शुड बी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हमारे पास एक बूमरंग, एक पार्टिकल है, और ये पार्टिकल स्पेस में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और इस पार्टिकल के ऊपर कोई रेजिस्टिव फोर्स बन रहा है। अब इस पार्टिकल के बारे में ना तो हम 11th में पढ़ते हैं ना 12th में पढ़ते हैं, और ना ही ये फॉर्मूले के बारे में हम कभी बात करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो यूनिट एंड डायमेंशन पे क्या है? बेस्ड है। अब मान लो वहां पे 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं। जो पहला फॉर्मूला दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2ρ VA अपॉन r स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ ρm अपॉन पाई AR। ये फर्स्ट फॉर्मूला दे रहा है। सेकेंड जो ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है 2ρ V² A अपॉन R इंटू लॉग ऑफ ρA अपॉन पाई m। जो थर्ड ऑप्शन दिया है उसमें अब क्या, उसमें बोल रहा है 2ρ
वी स्क्वायर ए, 2 रो वी स्क्वायर ए इंटू लॉग ऑफ रो ए आर अपॉन पाई इंटू एम। और जो फोर्थ ऑप्शन दिया है रेजिस्टिव फोर्स का, वो दिया हुआ है वहां पे 2 रो वी स्क्वायर ए, 2 रो वी स्क्वायर ए अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ रो ए आर अपॉन क्या हो गया पाई एम। देखो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो इस तरह से वहां पे क्या बोल रहा है, इस तरह से वहां पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तब देखो हमने फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है रेजिस्टिव फोर्स का, तो हम केवल ये चेक करेंगे कि जो भी 4 ऑप्शन हैं उनमें से एक का जो ऑप्शन होगा वो MLT-2 के बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, रो वहां पे डेंसिटी है, V वेलोसिटी है, A एरिया है, R रेडियस है, M मास है, तो सबके हम डायमेंशनल फॉर्मूले पुट करते जाएं और चेक करो कौन सी इक्वेशन वहां पे MLT-2 देगी। क्लियर? तो ये तुम्हारा होमवर्क है, अब चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन वहां पे क्या होगा, करेक्ट होगा। तो जो पहला यूज है यूनिट एंड डायमेंशन का वो क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन, कि इक्वेशन करेक्ट है या फिर इक्वेशन हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट यूज लिखो, यूनिट एंड डायमेंशन का जो नेक्स्ट यूज है तो वो लिखो वहां पे, वी कैन डिराइव अ फॉर्मूला रफली, वी कैन डिराइव अ फॉर्मूला रफली। तो इसमें लिखो वहां पे, इफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मेनी पैरामीटर्स, इफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मेनी पैरामीटर्स देन वी कैन एस्टिमेट, if a quantity depends on many parameters then we can estimate to what extent, then we can estimate to what extent the quantities depends on the given parameters। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वहां पे कि जो भी यूनिट एंड डायमेंशन मेथड है उससे हम किसी फॉर्मूले को रफली क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। लेकिन हम फॉर्मूला तभी रफली डिराइव कर पाएंगे जब हमें यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि वो फॉर्मूला किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। समझ में? जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं पहला एग्जांपल लिखो, मान लो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, पार्टिकल का मास m है, पार्टिकल की वेलोसिटी v है, रेडियस कितना है, r है। अब मैं तुमसे क्या बोलता हूं कि जब ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो इसके ऊपर वहां पे क्या लगता है, इसके ऊपर लगता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कोई भी फॉर्मूला रफली तभी डिराइव कर पाएंगे जब हमें ये इंफॉर्मेशन दी जाए कि वो फिजिकल क्वांटिटीज किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। अब हम क्या बोलेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि जो भी फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m की पावर a पे। फिर मान लो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v की पावर b पे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r की पावर c पे। इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो हम बोलेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m की पावर a पे, v की पावर b पे और r की पावर क्या हो गया, c पे। अब ध्यान, अभी तो हमने कल ये बोला कि फोर्स मास वेलोसिटी r पर डिपेंड कर रहा है। अब किस तरह से डिपेंड कर रहा है वही चीज हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो यहां पे आएगा डायमेंशनल कांस्टेंट, तो इसको बोल दो k। और ध्यान, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो वहां पे हम एक कांस्टेंट की बात करेंगे लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं होगी।
अब जो भी फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर गया, वो डिपेंड कर गया m की पावर a, v की पावर b, r की पावर क्या हो गया c। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखोगे, फोर्स जो होता है वो होता है mlt-2, k का कोई डायमेंशन नहीं है तो इसको लिख लो 1, मास का m, वेलोसिटी का क्या होता है lt-1, रेडियस का क्या होता है, रेडियस एक तरह की लेंथ है तो उसका क्या हो गया c। अब राइट हैंड साइड चेक करो, राइट हैंड साइड चेक करोगे तो क्या बन गया m की पावर a, l की पावर हो जाएगा b प्लस c, और t की पावर क्या होगा, t की पावर वहां पे हो जाएगा माइनस b। देखो है कि नहीं वहां पे, और ये किसके बराबर है, ये mlt-2 के बराबर है। अब हमें मालूम है कि कोई भी इक्वेशन अगर सही है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब डायमेंशन को सेम करो, यहां पे m का पावर 1 है, यहां पे m का पावर a है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब यहां पे l का पावर b प्लस c, यहां पे l का पावर 1, तो b प्लस सी 1 के बराबर है। यहां पे t की पावर माइनस b और यहां पे t की पावर क्या हो गया -2, तो b आ गया 2, और b अगर 2 आएगा तो c की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, जो भी फोर्स है वो हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट के m की पावर a, वेलोसिटी की पावर b, तो वेलोसिटी की पावर b, रेडियस की पावर c, तो रिजल्ट क्या निकल के आ गया f इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के इनटू mv स्क्वायर बाय r। यही हमारा वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा। लेकिन ध्यान है, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये k की वैल्यू कितनी है, 1 है, 2 है, 3 पाई 4 पाई क्या है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जब यूनिट एंड डायमेंशन मेथड के थ्रू हम किसी फॉर्मूले को डिराइव करते हैं तो फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं होता है, वो फॉर्मूला रफली है। क्यों वो फॉर्मूला रफली है, क्योंकि हमें k के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, अब जैसे मैं तुमसे बोलता हूं कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और ये जो सिंपल पेंडुलम है इस तरह से वहां पे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। और जब ये सिंपल पेंडुलम इस तरह से वहां पे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो होता क्या है, ये इसकी 1 कंप्लीट साइकिल होती है। सिंपल पेंडुलम ऐसे आगे गया, पीछे आया, वापस वहां पहुंच गया, तो ये तुम्हारा सिंपल पेंडुलम की 1 कंप्लीट साइकिल है। और 1 कंप्लीट साइकिल में जो टाइम पीरियड लगता है वो लगता है t। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि जो भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मान लो वो डिपेंड कर रहा है स्ट्रिंग की लेंथ पे। एक तो डिपेंड कर रहा है स्ट्रिंग की लेंथ पे, दूसरा डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, जो भी टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है स्ट्रिंग की लेंथ पे और दूसरा डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी, लेकिन ये फॉर्मूला कौन सा है, रफली है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हम क्या बोलेंगे, टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी की पावर क्या है, बी है। अब इन दोनों रिजल्ट को, जो भी दोनों रिजल्ट हैं, अब इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दो। क्या लिखोगे, t इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, t इक्वल्स टू सम कांस्टेंट l की पावर a g की पावर b। अब ध्यान, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है टाइम पीरियड, चाहो तो टाइम पीरियड को वहां पे t डैश से डिनोट करो। तो टी डैश क्या है, टी डैश वहां पे सिंपल पेंडुलम की 1 कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड है।
अब टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, टी, के लेंथ का ए, जी का क्या होता है, जी का होता है एल टी माइनस 2 टू दी पावर बी। अब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। ये ध्यान है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है टाइम का। अब ये किसके बराबर, k l की पावर a प्लस बी, t की पावर क्या हो गया -2b। देखो है कि नहीं वहां पे, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, राइट हैंड साइड क्या बन गया, l की पावर a प्लस बी, t की पावर -2b। अब कंपेयर करो, यहां पे l का डायमेंशन 0, यहां पे a प्लस बी, तो a प्लस बी 0 के बराबर, -2b 1 के बराबर, तो b की वैल्यू -1/2, और b की वैल्यू अगर -1/2 है तो a की वैल्यू +1/2 होगी। अब जो भी टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड हो जाएगा कांस्टेंट k, l की पावर a 1/2, g की पावर -1/2, तो टाइम पीरियड हो जाएगा सम कांस्टेंट √L/g। चेक करो यही कि नहीं है, तो यही हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका, सिंपल पेंडुलम का। क्लियर हुआ। तो अगर हमें केवल इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए कि फॉर्मूला किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है, तो उस फॉर्मूले को हम रफली डिराइव कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, रफली क्यों वर्ड हमने यूज किया है, क्योंकि जब मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं तो के जो कांस्टेंट है उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बाद में जब इस फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो के की वैल्यू यहां पे 2 पाई निकल के आती है। ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की जाती है, या फिर जब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो वहां पे के की वैल्यू 2 पाई निकल के आती है। क्लियर इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। मैं अभी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और बाकी जो क्वेश्चन है तुम्हें ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किससे, मॉड्यूल्स से। तो लिखो वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड पाइप, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड पाइप डिपेंड्स अपॉन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो भी फ्रीक्वेंसी है, एक तो डिपेंड कर रही है लेंथ ऑफ ट्यूब पे, दूसरा डिपेंड कर रही है एयर की डेंसिटी पे, और तीसरा डिपेंड कर रही है प्रेशर ऑफ एयर पे। क्लियर। तो जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो भी फ्रीक्वेंसी है वो इन तीनों पैरामीटर्स पे क्या हो रही है, डिपेंड कर रही है। तो अब क्या लिखो, डायरेक्ट लिख रहा है, एफ जो भी रहेगा वो हो जाएगा सम कांस्टेंट एल की पावर ए, रो की पावर बी, पी की पावर क्या हो गया, सी। अब अगले स्टेप मालूम है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है 1 टाइम पीरियड। तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। l एक तरह की लेंथ है तो ये हो गया l की पावर a। रो वहां पे डेंसिटी है, डेंसिटी को हम क्या लिखेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, m, वॉल्यूम का l टू दी पावर -3। देखो है कि नहीं वहां पे। प्रेशर का क्या था, प्रेशर का अभी इससे पहले कैलकुलेट किया, ml-1 t-2 टू दी पावर c। अब राइट हैंड साइड अगर चेक करोगे तो k तो कांस्टेंट हो गया। अब m की पावर क्या बन जाएगी, यहां पे b, यहां पे c, तो ये हो गया m की पावर b प्लस c। अब l की पावर यहां पे a, यहां पे -3b, यहां पे -c। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, t की। तो t जो रहेगा, t का डायमेंशनल फॉर्मूला वहां पे क्या हो गया, -2c। लेफ्ट हैंड साइड m की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0, t की पावर क्या हो गया, -1। अब सबको वहां पे इक्वेट करो। पहली इक्वेशन क्या निकल के आ गई, b प्लस सी 0। अगली इक्वेशन क्या निकल के आई, a -3b -c 0, -2c -1 के बराबर, तो c की वैल्यू 1/2।
c की वैल्यू पुट करी तो c अगर 1/2 है तो b की वैल्यू भी, c की वैल्यू पुट करो 1/2 तो b की वैल्यू -1/2 है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की, तो a हो जाएगा -3/2। देखो है कि नहीं है, b की वैल्यू -1/2 तो प्लस, और c की वैल्यू इक्वल्स टू 0। अब बताओ a की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 -1/2 कितना हो गया, 1। देखो चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो चेक करो एक बार वैल्यू दे रहे हैं यहां पे, L का लेंथ, डेंसिटी का हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम में क्या हो गया m, L -3। देखो है कि नहीं, डेंसिटी था मास अपॉन वॉल्यूम तो m L -3 टू दी पावर b, प्रेशर का m L T -2 तो m L -T -2। अब चेक करो वहां पे m की पावर b प्लस c, L की पावर a -3b -c, t की वैल्यू वहां पे क्या हो गई -2c। तो अब यहाँ पे इक्वेट किया, b प्लस सी आ गया 0, a -3b -c 0 और -2c -1, c 1/2, c 1/2 तो b -1/2 तो 3/2 -1/2। ऐसा चेक करो उधर जाएगा तो a की वैल्यू -1। चेक करो ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई यहाँ पे। अब तुम क्या बोलोगे, जो भी फ्रीक्वेंसी है वो हो गया कांस्टेंट के, L की पावर -1, रो की पावर -12, P की पावर +12। तो जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी इसका फॉर्मूला हो जाएगा K/L √P/ρ। तो यही हमारा वहां पे फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। क्लियर इतना। तो अगर हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए कि फॉर्मूले किन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहे हैं तो वहां से हम किसी फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो पहला यूज क्या था यूनिट एंड डायमेंशन का, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। सेकंड यूज क्या है, वी कैन डिराइव अ फॉर्मूला रफली। अब नेक्स्ट लिखो वहां पे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो या नेक्स्ट यूज लिखो, वी कैन एक्सप्रेस एनी क्वांटिटीज, we can express any quantities in terms of given basic quantities. we can express any quantities in terms of given basic quantities. अब इसका मतलब क्या है, तो क्वेश्चन लिखो वहां पे, if velocity, force and time, वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है v से, फोर्स को डिनोट कर रहा है f से और टाइम को डिनोट कर रहा है t से। तब वो क्या बोल रहा है, इफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, इफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, then calculate energy, then calculate the dimensional formula of energy in terms of V, F and T. क्लियर इतना। तो अब नेक्स्ट यूज क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट यूज निकल के आ रहा है वहां पे कि अगर हमें वहां पे कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल मान ली, अभी तक हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, अब मान लो हम किसी एक हाइपोथेटिकल केस की बात कर रहे हैं जहां पे फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम को हमने क्या माना है, फंडामेंटल माना है। तो अगर वेलोसिटी, फोर्स और टाइम ये मेरी वहां पे क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हमें किसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, हमें एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। मान लो एनर्जी को हम E से डिनोट कर रहे हैं, तो एनर्जी को हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ V, F और T। तो हम क्या बोलेंगे, हम ऐसा लिखेंगे, एनर्जी जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F की पावर A पे, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V की पावर B पे, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T की पावर C पे। अब सबको कंबाइन करोगे तो वहां पे हो जाएगा एनर्जी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट F की पावर A, वेलोसिटी की पावर B
टी की पावर क्या हो गया c। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो अब तुम क्या बोलोगे, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला था ml² t-2, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, के तो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है, फोर्स का ml t-2, वेलोसिटी का lt-1, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, t ही होता है वहां। अब चेक करो राइट हैंड साइड क्या बन गया, m की पावर a, l की पावर क्या हो जाएगा a प्लस b, और अगर मैं t की बात करूं तो यहां पावर हो जाएगा -2a माइनस b प्लस क्या हो गया c। अब लेफ्ट हैंड साइड है ml² t-2। अब ये इक्वेशन अगर सही है तो दोनों साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तो a का डायमेंशन आ गया 1। देखो है कि नहीं है, l क्या था, l था a प्लस b, और a प्लस b किसके बराबर, 2 के बराबर है, a की वैल्यू पुट कर दो तो b भी कितना आ गया, b भी आ गया 1। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखो जरा, टाइम का डायमेंशन क्या था, -2a माइनस b प्लस c। देखो है कि नहीं है वहां पे, -2a माइनस b प्लस c किसके बराबर, -2 के बराबर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है c, a की वैल्यू पुट करो, -2 -1 प्लस c इक्वल्स टू -2, c की वैल्यू कितनी हो गई 1। चेक करो है कि नहीं है वहां पे, -2 उधर लेके जाओ, -3 इधर लेके जाओ तो ये जाएगा +3, c की वैल्यू 1। इसका मतलब है कि जो भी एनर्जी आएगी वो आएगी सम कांस्टेंट, और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा f की पावर a, v की पावर b, और t की पावर क्या हो गया c। तो हम बोलेंगे एनर्जी को लिख सकते हैं FVT। क्लियर है इतना। तो इस तरह से वहां पे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को किसी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि तुम्हें मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, मोमेंटम कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ एफ वी एंड टी, तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे हो जाएगा P P P P। मोमेंटम को क्या लिखते हैं, मोमेंटम को हम लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी, मास का होता है m, वेलोसिटी का LT-1। अब फिर से इक्वेट करो जरा, a की वैल्यू 1, a प्लस बी 1 के बराबर, a की वैल्यू 1 पुट करोगे, b की वैल्यू क्या हो गई 0, है ना। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ रही है, -2a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू -1। a की वैल्यू पुट करो -2 प्लस सी इक्वल्स टू -1, c की वैल्यू कितनी आ गई +1। इसका मतलब है कि जो भी मोमेंटम रहेगा, मोमेंटम को अब क्या लिखोगे, कांस्टेंट तो होगा f की पावर a, तो f इंटू v की पावर 0, और टाइम का हो गया, तो चेक करो जो भी मोमेंटम रहेगा उसको अगर मुझे v f t के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो फॉर्मूला मेरा वहां पे क्या होगा, f इंटू टी होगा। क्लियर। तो जो थर्ड यूज है वो तुम्हारा क्या है, अगर हमारे पास कोई दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज गिवन है तो उसके टर्म में हम कोई फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटली टर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और लास्ट जो यूज आता है यूनिट एंड डायमेंशन का, वो क्या आता है, वी कैन कैलकुलेट या वी कैन फाइंड आउट द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट क्या होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे देखो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 है कि नहीं है, हम यूजेस की बात कर रहे हैं, तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है तो हम उसकी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो अगले स्टेप में आ गया मीटर पर सेकंड, यही वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं एक्सेलरेशन
तो एक्सेलरेशन था LT-2, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में? अब मैं अगर बोल रहा हूँ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, mL/T-2। अब m का क्या हो जाएगा, m का kg, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड स्क्वायर, नीचे आ जाएगा। देखो चेक करो, यही फोर्स का यूनिट होगी या नहीं होगी। तो एसआई सिस्टम की बात करो तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीजीएस में जाओगे तो मास होगा ग्राम में, लेंथ होगी सेंटीमीटर में, टाइम तो क्या होता है सेकंड में। तो चेक करो ये है कि नहीं है। तो नेक्स्ट यूज क्या निकल के आ रहा है, अगर हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है तो हम उस फिजिकल क्वांटिटीज की एसआई सिस्टम सीजीएस सिस्टम में क्या कर सकते हैं, यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? अब देखो अभी तक हम लोगों ने बात करी थी यूनिट एंड डायमेंशन के यूजेस के बारे में। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, लिमिटेशन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन की वहां पे क्या है, लिमिटेशन भी है। अब लिखो वहां पे लिमिटेशन क्या है यूनिट एंड डायमेंशन की। तो फर्स्ट लिमिटेशन लिखो वहां पे, डायमेंशनल एनालिसिस लिखो वहां पे, डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन, डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनल कांस्टेंट। क्लियर वहां पे? दिस मेथड, अच्छा ये पहला पॉइंट है। पहली लिमिटेशन क्या निकल के आ रही है, पहली लिमिटेशन ने क्या बोली, जैसे हमने फर्स्ट केस में फॉर्मूला डिराइव किया था, टाइम क्या लिखा था, टाइम लिखा था सम कांस्टेंट √L/G। देखो यही सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है कि नहीं है। तो पहली जो लिमिटेशन आ रही है कि यूनिट एंड डायमेंशन मेथड में हमें इस कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं चलती है। तो ये इस फॉर्मूले की लिमिटेशन है। इस फॉर्मूले को हम एक्यूरेटली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन है वहां पे, है ना। अब देखो सेकंड पे आओ जरा, जो सेकंड है, सेकंड लिखो वहां पे, सेकंड लिमिटेशन, दिस मेथड इज यूजफुल ओनली, दिस मेथड इज यूजफुल ओनली व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटीज, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटीज, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन, when a physical quantity depends on other quantities by multiplication and power relation। तो नेक्स्ट मैंने क्या बोला, दिस मेथड इज यूजफुल ओनली व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लीकेशन एंड पावर रिलेशन। तो इसका मतलब क्या है, अभी तक जितने भी हमने फॉर्मूले डिराइव करे, जैसे टाइम पीरियड लिखा k कांस्टेंट √L/G, तो ये किसके फॉर्म में, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। या फिर हमने फॉर्मूला डिराइव किया फोर्स इक्वल्स टू mv²/r। अब यहां पे भी अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या बोला, फोर्स डिपेंड करता है मास पे, फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, फोर्स डिपेंड करता है r पे। यहां पे टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड g पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन किस तरह से डिपेंड कर रहा है, वो या तो मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन के फॉर्म में। लेकिन मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है और उसका t टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इक्वेशन होती है s = ut + ½ तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी इक्वेशन हो जाएगी s = ut + ½ अब देखो यहां पे जो फॉर्मूले थे, फॉर्मूले या तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में थे, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला एडिशन के फॉर्म में, या फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं v = u + at। तो यहां पे भी जो फॉर्मूला है वो एडिशन के फॉर्म में। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला f है और वो x + y + z के फॉर्म में है तो उस फॉर्मूले को हम डिराइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है जो x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c पे डिपेंडेंट है, तब तो हम इस फॉर्मूले को वहां पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।
होता है उसकी कुछ पावर भी हो, ऐसा भी लिख दो आप कि मान लो कोई फॉर्मूला है जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के फॉर्म में, तो इस तरह के फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के फॉर्मूले को हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारी वहां पे सेकंड लिमिटेशन थी। फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी कि हमें कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। सेकंड लिमिटेशन क्या है कि हम हर फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते। जहां पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा उसी फॉर्मूले को वहां पे हम क्या कर पाएंगे, डिराइव कर पाएंगे। नेक्स्ट लिखो वहां पे, दिस मेथड विल नॉट वर्क, दिस मेथड विल नॉट वर्क इफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटीज as sine or cosine, logarithmic or exponential relation. This method works only if the dependence is by power relation. तो अब नेक्स्ट लिमिटेशन क्या आ रही है, हमेशा कोई जरूरी को नहीं कि फॉर्मूला इसी तरह से होता है। अब जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं वहां पे कि मोटर साइकिलिस्ट वहां पे क्या कर रहा है, टर्न ले रहा है, तो जब मोटर साइकिलिस्ट वहां पे टर्न लेता है तो वो थीटा एंगल से वहां पे बेंड करता है। अब कितने एंगल बेंड कर रहा है, तो टेन थीटा हो गया वी स्क्वायर बाय आर जी, यहाँ पे टेन थीटा है। इसका मतलब है कि इस तरह के फॉर्मूले को हम डिराइव नहीं कर पाएंगे। अगर मैं तुम्हें इक्वेशन लिखता हूं x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये रिलेशन यूज होता है जब कोई पार्टिकल इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करता है। अब जब कोई पार्टिकल इस तरह टू एंड फ्रो मूव कर रहा है तो x जो है वो a पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन साथ में साइन वाली टर्म भी है। तो हम अगर फॉर्मूला डिराइव करने जाओगे तुम बोलोगे x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, a पे डिपेंड कर रही है, ओमेगा पे डिपेंड कर रही है, t पे डिपेंड कर रही है, लेकिन हमें ये कौन मालूम है कि साइन पे डिपेंड कर रही है, कॉस पे डिपेंड कर रही है, लॉग पे डिपेंड कर रही है या e के पावर के फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी फॉर्मूले में साइन कॉस लॉग वाली टर्म आ गई तो उस फॉर्मूले को हम इस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते। क्लियर हो इतनी, क्लियर हो इतना? अब जो लास्ट लिमिटेशन है वो भी लिख लो वहां पे यूनिट एंड डायमेंशन की। तो जो लास्ट लिमिटेशन आ रही है यूनिट एंड डायमेंशन की वो लिखो वहां पे, वी इक्वेट द पावर ऑफ m, l एंड t, we equate the power of m, l and t, hence we get only three equation. So we can have three variables, that is only three dependent quantities. So dimensional analysis will not work if a quantity depends. So dimensional formula will work only if the quantity depends only on three parameters, not more than that. अब इसका मतलब क्या है, अभी तक जैसे हमने फॉर्मूला डिराइव किया तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ पे और जी पे। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो मास पे, वेलोसिटी पे और आर पे। तो ये जो फॉर्मूला है ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, ये फॉर्मूला दो फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है f और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है x पे, y पे, z पे और मान लो u पे, तो हम केवल वही फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं जो केवल तीन या तीन से कम फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहां टाइम पीरियड लेंथ और जी पे डिपेंड कर रहा है, डिराइव कर सकते हैं। एम वी आर पे डिपेंड कर रहा है, डिराइव कर सकते हैं। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि एक्स वाई जेड यू, इस तरह से वहां पे क्या हो जाएंगे, बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी, तो फिर हम डायमेंशनल फॉर्मूले मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अननोन वहां पे क्या होंगे, जैसे इसकी पावर a होगी, इसकी पावर b होगी, इसकी पावर c होगी, इसकी पावर d होगी। लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट करते हैं तो हम तो m, l, t की पावर को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो जब इन इक्वेशन को इससे इक्वेट करोगे तो हमें केवल तीन इक्वेशन बनेंगे। और मैथ्स में हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल हैं तब तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर मेरे पास तीन इक्वेशन है और वेरिएबल चार है तो फिर वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती है। क्लियर? तो यही हमारा यूनिट एंड डायमेंशन की क्या है, लिमिटेशन है। क्लियर इतना? तो जो भी यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है
तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर में यही पॉइंट दिए गए हैं। डिराइव क्वांटिटीज के फॉर्मूले कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है यूनिट एंड डायमेंशन की, यूनिट एंड डायमेंशन के यूजेस क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिट एंड डायमेंशन के यूजेस क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन के लिमिटेशन क्या है। बाकी अगर तुम बुक में खोलोगे यूनिट एंड डायमेंशन तो पहले दिया होगा कि 3 तरह के हमारे सिस्टम होते हैं, एसआई सिस्टम, सीजीएस, फिर एसआई, एमकेएस, फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो वो सब चीजें पढ़नी है। और आज जो हमने डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज, यूजेस और लिमिटेशन, तो उनसे रिलेटेड मैक्सिमम बात करें यूजेस की, तो यूजेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए हैं मॉड्यूल में, अब तुम उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। यूनिट एंड डायमेंशन पे मैं एक क्लास और लूंगा और उस क्लास में हम केवल न्यूमेरिकल ही वहां पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ध्यान है, ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर बेसिकली फिजिक्स का पहला चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इजी नहीं है। यानी हम ये बोल सकते हैं ये चैप्टर तो इजी है, लेकिन इस चैप्टर से हर साल की बात कर रहा हूं, हर साल आईआईटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं 2014 या 15 की, तो उस टाइम पे एडवांस की बात कर रहा हूं, एडवांस में 2 क्वेश्चन आए हैं, किससे, यूनिट एंड डायमेंशन से। तो अगर तुम लोगों के पास लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन के पड़े हुए हैं, फिजिक्स के पेपर लास्ट 10 इयर्स के, तो उसमें तुम चेक करना, मेंस की बात करें, एडवांस की बात करें, हर साल यूनिट एंड डायमेंशन से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये चैप्टर जो है, चैप्टर सिंपल है, टफ नहीं है चैप्टर, ये चैप्टर सिंपल है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन तुमसे उतने ही क्या होंगे, इजिली सॉल्व हो जाएंगे वहां पे। क्लियर? तो चैप्टर इजी है, अब तुम्हें वहां पे इसको क्या करना है, पढ़ के देखना है और क्वेश्चन को वहां पे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है।